नमस्कार। आज लोकसभा इलेक्शन में पहले दौर की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। आज कई राज्यों में सभी पार्टियों के नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किए। पहले दौर के नॉमिनेशन के बाद अब प्रचार में तेजी आएगी। दल बदल और रूठने बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पार्टियों ने अब जनता के लिए वादों का पिटारा भी खोल दिया। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो देश में मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लागू की जाएगी। स्कीम के तहत हर गरीब परिवार के लिए हर महीने 12,000 रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी। यह राहुल गांधी का चुनावी वादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर दुनिया की सबसे बड़ी मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लागू होगी। इस स्कीम के तहत देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। स्कीम का फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आमदनी 12,000 रुपए महीने से कम है। हालांकि राहुल अपनी चुनावी रैलियों में मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम की बात पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, बार बार कहा ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक ऐलान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रिपोर्टर्स से राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आप चौंक गए ना, हैरानी हो रही है ना। कांग्रेस ने गेम चेंजर फॉर्मूला खोज लिया है और अब गरीबी पर फाइनल असॉल्ट होगा। ये शब्द राहुल गांधी के हैं। अब गरीबी का नामो निशान मिटेगा। राहुल ने कहा कि गरीब परिवारों को इस स्कीम के तहत दिए जाने वाला पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम मनरेगा पार्ट 2 है। इस स्कीम का फायदा देश के 25 करोड़ सबसे गरीब लोगों को पहुंचेगा। मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना। हिंदुस्तान को छोड़िए, दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी? ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा? तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप? शॉक हुए ना? तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शॉक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। राहुल गांधी ने बताया कि मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम कैसे काम करेगी, इसका लक्ष्य क्या है, ये सब तय हो चुका है। राहुल से जब इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादा जानकारी इस स्कीम पर काम करने वाले नेता आकर के देंगे, लेकिन वो इतना बता सकते हैं कि स्कीम के तहत हर गरीब को 12,000 रुपए इनकम की गारंटी होगी। जो परिवार फर्ज कीजिए हर महीने 6,000 रुपए कमाता है, सरकार हर महीने उसे 6,000 रुपए और मदद करेगी, जिससे परिवार की आमदनी 12,000 रुपए हो सके। राहुल ने कहा कि जिस परिवार की इनकम 12,000 की आमदनी से ऊपर आ जाएगी, वो खुद ब खुद इस स्कीम से बाहर हो जाएगा। अगर आपकी आमदनी 12,000 रुपए से कम है तो हम आपकी आमदनी को 12,000 तक पहुंचा देंगे। कोई काम बंद नहीं करेगा। जब वो व्यक्ति कंफर्टेबली निकल जाएगा 12,000 से, फिर वो स्कीम उसको सो इट विल स्टॉप ऑन इट्स ओन। बट हमारी फिलॉसफी है कि अगर आप हिंदुस्तान में आज एक मिनिमम इनकम से कम आपकी आमदनी है तो फिर आप गरीबी से निकल ही नहीं सकते हो। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। अब इस सेकंड फेज में हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। राहुल का एक चुनावी वादा है तो वाकई में लुभावना, लेकिन यह हकीकत में कितना बदल पाएगा, इसमें बीजेपी को बहुत शक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए और कहा कि राहुल की दादी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके बाद इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहीं, लेकिन 70 साल में गरीबी कहीं दूर नहीं हुई। अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी के वादे में छल कपट है।
और कांग्रेस का इतिहास गरीबी हटाने का नहीं रहा है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी के नाम पर कारोबार किया है। इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जेनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी एक प्रकार से छल कपट, धोखा, ब्लफ होता था। चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। जेटली ने कहा कि मोदी सरकार पहले से ही करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत देश के गरीबों के खाते में सीधा डाल रही है। और अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो देश के सबसे गरीब 20% परिवारों में हर परिवार को औसतन 1 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिलेगी। आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। उसका खर्चा है 1.8 लाख करोड़। अलग अलग योजना में किसी में पहली तारीख को किसान के खाते में पहुंच जाता है, गरीब के खाते में पहुंच जाता है। अब फूड एक्ट में लिखा है, राइट टू फूड एक्ट में, कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लिए बदले में पैसा दे सकते हैं। उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लाख करोड़। फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं, अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है, अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75,000 करोड़। पीएम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को, 75,000 करोड़। और स्वास्थ्य के लिए तो 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ, लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं। और ये 5.34 लाख करोड़ बनता है 1,06,000 रुपए, अगर 20% 5 करोड़ परिवारों में देना है। वैसे यह बात सही है कि राहुल गांधी जितनी आसानी से यह वादा कर रहे हैं, हकीकत में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल होगा। हर गरीब परिवार को अगर हर महीने 12,000 रुपए की इनकम की गारंटी दी जाए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 करोड़ परिवार इसके दायरे में आएंगे, मतलब हर महीने 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। साल भर अगर सरकार एक परिवार के अकाउंट में 72,000 रुपए डालेगी तो इसके लिए 3,60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और यह मौजूदा हालात में बजट का करीब 13% होता है। अगर सरकार इतना पैसा गरीबों के अकाउंट में डाल देगी तो दूसरी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? पिछली सरकार में कांग्रेस ने मनरेगा स्कीम लागू की थी, रोजगार गारंटी स्कीम, और इसके तहत इसके लिए सबसे ज्यादा बजट 38,000 करोड़ रुपए रखा गया था। अब मिनिमम गारंटी स्कीम के लिए इसका भी 10 गुना पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनावी वादे करने हैं, इसीलिए राहुल ने भी वादा कर दिया
यह वादा वादा ही रहेगा। वैसे आज उम्मीद यह थी कि राहुल गांधी दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस के अलायंस पर कुछ बोलेंगे, इसका खुलासा करेंगे कि अलायंस होगा या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दरअसल इस इश्यू पर दिल्ली कांग्रेस के नेता दो गुटों में बंट गए हैं। पीसी चाको और अजय माकन चाहते हैं कि केजरीवाल के साथ गठबंधन हो, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित इस अलायंस के खिलाफ हैं। फैसला राहुल गांधी को करना है, इसलिए आज सुबह राहुल ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में भी मतभेद खुलकर सामने आए और आखिरकार फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया। मीटिंग के बाद जेपी अग्रवाल ने कहा कि वो केजरीवाल के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं, लेकिन अब राहुल गांधी जो फैसला करेंगे सब उसे मानेंगे। हाईकमान पे छोड़ दिया, राहुल जी तय करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वो सबको मंजूर होगा। पीसी चाको ये कह रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए, जबकि शीला इसके खिलाफ थी। कोई भी देखिए अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हम सब हाईकमान के अंदर काम करते हैं, तो जो वो कहेंगे वो मानेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी अंतिम निर्णय लेंगे? हाँ वो ही लेंगे, हाईकमान नहीं लेंगे। शीला दीक्षित के अलावा दिल्ली कांग्रेस के 3 वर्किंग प्रेसिडेंट भी दिल्ली की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। राजेश लिलोटिया ने कहा कि सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात राहुल गांधी से कह दी है, फाइनल फैसला वही करेंगे। राहुल गांधी जी को हमने अपनी बात कह दी, जिसके पास में जो व्यू था उन्होंने सबने राहुल जी के पास में अपनी बात पहुंचा दी है। अब राहुल जी इस बात के ऊपर फैसला लेंगे कि पार्टी के हित में जो होगा वो करेंगे। आपने क्या पक्ष रखा, क्या बात कही राहुल गांधी को? हमारा शुरू से एक स्टैंड है कि हमारे को दिल्ली के अंदर संगठन मजबूत करने के लिए भेजा है, हमको गठबंधन करने के लिए नहीं भेजा है। मुझे अगर राहुल गांधी जी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है तो कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बनाने के लिए यहाँ पर मुझको भेजा है। लेकिन पीसी चाको कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए। देखिए हर लीडर का अपना व्यू है और उनको सबको अधिकार है कि अपनी बात कह सकें, ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, यही हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है। पहले अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की कंफ्यूजन को देखकर केजरीवाल की पार्टी के नेता आंखें दिखा रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, चुनाव कैंपेन लॉन्च हो चुका है, अब गठबंधन की गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 23 तारीख से अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। तो गठबंधन का जो एजेंडा है कुल मिलाकर के मीडिया और कांग्रेस के नेताओं के बीच में है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पूर्ण राज्य बनाने के लिए पूर्ण राज्य के समर्थक 7 सांसद को जिताना है। तो इसलिए कांग्रेस को अगर चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस अगर उसको लेके गंभीर नहीं है, तो वो मीटिंग खेलते रहे, उनका मैटर है। ये आम आदमी पार्टी का मैटर नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के अंदर मोर्चेबंदी करके मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने भी अब तक दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस और केजरीवाल के गठबंधन के फाइनल फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल का अलायंस हो जाता है तो भी बीजेपी का फायदा है, नहीं होता तो भी, क्योंकि अगले इलेक्शन में दिल्ली से कांग्रेस और केजरीवाल में से किसी एक का खत्म होना तय है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलती है आज तो कांग्रेस नष्ट है, और अगर नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी नष्ट है। तो अब उनको डिसाइड करने दीजिए किसको नष्ट करना है, किसको आगे चलना है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के प्यार से 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है। इसमें ये लोग जो भी करें, इनका निशाना यहाँ नहीं, इनका निशाना 2020 में है, वो दोनों डिसाइड करें। कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के सामने गठबंधन के लिए हाथ पैर जोड़ रहे थे। कांग्रेस के नेताओं से राहुल को समझाने की अपील कर रहे थे। खुले मन से जनता के सामने कांग्रेस से गठबंधन करने की दुहाई दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस में मतभेद है। शीला दीक्षित और जेपी अग्रवाल एक तरफ हैं, गठबंधन के खिलाफ हैं, जबकि पीसी चाको, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली और सुभाष चोपड़ा जैसे नेता केजरीवाल के साथ अलायंस के पक्ष में है। उम्मीद यह है कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन बात सीटों पर फंसी है। अगर केजरीवाल कांग्रेस को 7 में से 4 सीटें देने को तैयार हो जाते हैं, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस से सीटों की मांग नहीं करते हैं, तो यह अलायंस का ऐलान तुरंत हो जाएगा। राहुल गांधी इधर दिल्ली में पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करने में भी लगे हैं, पार्टी के झगड़े सुलझाने में लगे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। गंगा यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी अयोध्या दौरे का प्लान बना रही हैं। प्रियंका गांधी 27 मार्च को अयोध्या में रोड शो करेंगी।
प्रियंका का रोड शो अयोध्या से शुरू होकर फैजाबाद की प्रमुख सड़कों से गुजरेगा। अयोध्या प्लान के तहत प्रियंका गांधी कैफियत एक्सप्रेस से सुबह फैजाबाद पहुंचेंगी, फिर अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगी। उसके बाद से प्रियंका का रोड शो शुरू होगा। रोड शो के बाद प्रियंका अमेठी जाएंगी। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे के लिए कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की है। अयोध्या में जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद निर्मल खत्री को कैंडिडेट बनाया है। निर्मल खत्री ने प्रियंका गांधी के रोड शो के बारे में तफसील से बताया। वो यात्रा लखनऊ की तरफ से ही शुरू होगी। इसका मतलब जो दरियाबाद विधानसभा का अंश इसमें पड़ता है नेशनल हाईवे पे, उसके बाद जो बीकापुर विधानसभा का ब्लॉक सोहावल का हिस्सा पड़ता है, ब्लॉक मसौदा का हिस्सा पड़ता है, उस पूरे इसी नेशनल हाईवे पर लोगों से मिलती जुलती हुई वो शहर में शहादतगंज की तरफ से आएंगी और उसके बाद फिर वो चौक होते हुए उन्हें अयोध्या जाना है और फिर अयोध्या के बाद उन्हें फिर उसी दिन ही, चूंकि अमेठी जाना है, तो कुमारगंज तक का जो क्षेत्र है रायबरेली रोड का, उसमें भी उन्हें लोगों से मिलते जुलते अमेठी उसी दिन सेम डे चले जाना है। लेकिन प्रियंका के दौरे से अयोध्या के साधु संतों में उत्साह नहीं है। साधु संतों का कहना है कि चुनाव का मौका है, सब वोट पाने के चक्कर में अयोध्या का नाम लेते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इसलिए इस तरह के दौरों का कोई असर नहीं होगा। भाजपा ने मंदिर के नाम से चुनाव लड़ा, 2 सांसदों से लेकर के और पूरे देश में शासन अपने अधिकार में कर लिया। उसी प्रकार से ह्रास जो हुआ कांग्रेस का, वो इसकी उपेक्षा से हुई, क्योंकि कभी कहा कि वो राम काल्पनिक हैं, कभी कहा कि वो राम सेतु अस्तित्व में नहीं है। तमाम ऐसी बातें उनके नेताओं ने कहा, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि यह नास्तिक वर्ग के हैं और कांग्रेस भगवान को नहीं मानती, उस बात को झुठलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी इस तरह से दौरा कर रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी की अयोध्या यात्रा पर बीजेपी ने अटैक शुरू कर दिया। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने प्रियंका के अयोध्या दौरे को इलेक्शन एडवेंचर और इलेक्शन टूरिज्म कहा। दिनेश शर्मा ने कहा कि इलेक्शन खत्म होते ही ये यात्राएं भी खत्म हो जाएंगी। चुनावी महापौर में कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन एडवेंचर के तौर पर उसको देखने लगते हैं और अपनी पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं और इलेक्शन खत्म होते ही फिर 5 साल तक वो गायब रहते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो फिर जाते हैं। हम तो कहेंगे लोगों से सारी यात्राएं चुनाव तक कर लें, जो भी लोग करना चाहते हैं, और चुनाव के बाद मोदी जी और योगी जी की जो विकास यात्रा का संस्मरण एक किताब के रूप में लिखकर जरूर दें, क्योंकि अभी तो सत्य निकलेगा नहीं। सत्य तो जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद निकलेगा, तब उनकी किताब का असली असर दिखने को मिलेगा। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को समझाया है कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू बन गई है, कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं मिलते, इसलिए राहुल गांधी गुजरात में मंदिर मंदिर जाकर खुद को शिव भक्त बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर पहले चले। अब वही काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत इलाहाबाद में गंगा की पूजा और हनुमान जी के दर्शनों से की, फिर विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने गई, वाराणसी में गंगा आरती की, काशी विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा की और अब अयोध्या जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार भूल रहे हैं कि फिलहाल मंदिर मुद्दा चुनाव में सुनाई नहीं पड़ रहा। प्रियंका अयोध्या जाएंगी, बीजेपी पर हमला करेंगी, फिर बीजेपी जवाब देगी तो राम मंदिर का इशू चुनावी मुद्दा बनेगा। बीजेपी के नेता फिर घूम घूम कर ये बताने लगेंगे कि कोर्ट में कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के केस को लोकसभा चुनाव के बाद तक टालने की अपील की थी। कांग्रेस के चक्कर में ही राम मंदिर का निर्माण लटक गया। कांग्रेस ही मंदिर निर्माण में देरी के लिए दोषी है। कुल मिलाकर प्रियंका के अयोध्या दौरे के बाद राम मंदिर का इशू एक बार फिर चुनाव में गूंजेगा। आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट पर गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टक्कर दे सकते हैं। एनसीपी ने आज संकेत दिए कि वो शंकर सिंह वाघेला को गांधीनगर से उम्मीदवार बना सकती है। गुजरात में एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एनसीपी ने अभी से गांधीनगर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। दरअसल शंकर सिंह वाघेला 1989 में गांधीनगर की सीट से सांसद रह चुके हैं। तब वाघेला बीजेपी में हुआ करते थे। राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। वाघेला गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे। बाद में इस सीट से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। पहली बार अमित शाह इस सीट से अब चुनाव लड़ेंगे।
तो एक बार फिर इस सीट से शंकर सिंह वाघेला के नाम की चर्चा हो रही है। गुजरात एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पटेल ने कहा कि शंकर सिंह वाघेला गांधीनगर सीट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। गांधीनगर में शंकर सिंह वाघेला के चुनाव लड़ने से मुकाबला जबरदस्त होगा। बापू गांधीनगर से पहले सांसद थे और गुजरात के कुछ ही लोग मैच्योर पॉलिटिशियन कहलाए, उस हिसाब से उस सीट के लिए एकदम फिट हो रहे हैं। सामने कौन लड़ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, पर वहाँ के लिए शंकर सिंह बापू एक फिट उम्मीदवार है और बहुत अच्छा नतीजा आएगा, जिसकी बात पूरे हिंदुस्तान में होगी। और इस वक्त अहमदाबाद से निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय के पास इंफॉर्मेशन रहती है हमेशा, तो निर्णय अब आप बताएं कि शंकर सिंह वाघेला वाकई अमित शाह को चुनौती देने जा रहे हैं या नहीं? देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं, ये जो बात है जयंत पटेल से ही ये बात फ्लो होना शुरू हुई। उन्होंने ही इंडिकेशंस दिए हैं आज, और बाद में आपने देखा होगा खुल करके उन्होंने बोला भी कि शंकर सिंह वाघेला को लड़ाया जाना चाहिए। हालांकि ऑफ कैमरा बातचीत में वो यही कह रहे हैं कि उनका नाम तय हो चुका है, लेकिन हमने इस बात को फिर भी पुख्ता करने के लिए जब शंकर सिंह वाघेला से कांटेक्ट किया, इनफैक्ट मेरी आज दिन में 2 बार उनसे बात हुई, और उन्होंने इस खबर को पूरी तरह डिनाई किया है। शंकर सिंह वाघेला ने उन्होंने कहा कि मेरे बारे में पता नहीं कौन ये रूमर्स फैला रहा है, पर ऐसी कोई सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली, ना ही मैंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त की है। और मैं आपको बता दूं, ये शंकर सिंह वाघेला की बात अमूमन हमने देखा है कि वो गैसिंग गेम खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जायज़ भी लग रही है, क्योंकि गांधीनगर में उनके लिए चुनाव लड़ना आज के माहौल में एक तरह से सुसाइडल होगा। वो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारे या खुद कुल्हाड़ी पे पाँव मारे, कटना उनका पाँव ही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता शंकर सिंह वाघेला इस तरह का रिस्क लेंगे, क्योंकि सामने अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि एनसीपी अपने दम पे चुनाव लड़ नहीं सकती गांधीनगर में, उसे कांग्रेस का समर्थन चाहिए, जो कि किसी भी कीमत पर अब शंकर सिंह वाघेला को नहीं मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से शंकर सिंह वाघेला का रोल रहा था, ऐसे में कांग्रेस अब उनके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और यहाँ पे वैसे भी इनका जो तालमेल है सीटों को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस का, वैसे कोई संकेत इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि एनसीपी और शंकर सिंह वाघेला दोनों कहीं ना कहीं इस आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल एनसीपी की तरफ से मुझे लगता है कांग्रेस पे कोई प्रेशर बनाए जाने की टैक्टिक्स है ये, या फिर शंकर सिंह वाघेला की तरफ से बीजेपी पे एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर उनके बेटे का नाम चला था कि वो दोबारा बीजेपी में जा सकते हैं, उन्हें टिकट भी मिल सकता है। ये अभी मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह इस चीज को लेकर के असमंजस बना हुआ है, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं और जो सिचुएशन है आज की, वो देख करके साफ दिखता है कि शंकर सिंह वाघेला चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 1989 जिसकी बात आपने की, वो दौर पूरी तरह अलग था सौरभ। निर्णय, आप मेरे ख्याल से आपने कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित शाह पहली बार लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे, गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी की कोशिश होगी कि अमित शाह को कैसे घेरा जाए। लेकिन शंकर सिंह वाघेला पर दाव लगाया जाएगा, यह मुश्किल लगता है, जैसा निर्णय कह रहे थे, क्योंकि वाघेला आखिरी वक्त में क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। जैसा निर्णय ने बताया कि शंकर सिंह वाघेला के नाम पर कांग्रेस एनसीपी को सपोर्ट करेगी, यह भी मुमकिन नहीं है। इसलिए शंकर सिंह वाघेला की गांधीनगर से दावेदारी फिलहाल इस खबर में बहुत दम नहीं लगता। आज मुंबई से भी बड़ी खबर आई। आज कांग्रेस ने मुंबई को लेकर 2 बड़े फैसले किए। संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनकी जगह मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है। इसी के साथ साथ संजय निरुपम को उनकी मनचाही सीट से टिकट देकर मनाने की कोशिश भी की गई है। असल में संजय निरुपम पिछले चुनाव में नॉर्थ मुंबई से उम्मीदवार थे, बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार गए थे। इस बार संजय निरुपम नॉर्थ मुंबई की जगह नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उनकी बात तो मान ली, उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट दे दिया, लेकिन बदले में संजय निरुपम की मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी भी ले ली। अब से थोड़ी देर पहले यह नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर मिलिंद देवड़ा का बयान आया, आपको सुनाते हैं मिलिंद देवड़ा ने क्या कहा। मैं हमारे पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी है, वो भी एक बहुत ही क्रूशल टाइम पे। और मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी की जन्म हुई, कांग्रेस पार्टी मुंबई में स्थापित हुई, और मुंबई एक ऐसे शहर है जहाँ पूरी देश की विविधता नज़र आती है। तो हम सभी लोगों को साथ में लेकर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर
भेदभाव न करते हुए सभी को साथ में लेकर मुंबईकरों के सामने एक कंस्ट्रक्टिव, एक सकारात्मक एजेंडा रखेंगे। इस खबर पर और बात करने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता संदीप चौधरी हमारे साथ अब मुंबई से मौजूद हैं। संदीप, संजय निरुपम को पार्टी ने क्यों उनकी मनपसंद सीट से टिकट दिया? अध्यक्ष पद क्यों उनसे छीना? अंदर की खबर क्या है? देखिए सौरभ, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई सारे गुट निर्माण हो चुके थे। संजय निरुपम नॉर्थ मुंबई से लड़े, सीधे तौर पर कई प्रमुख नेता कांग्रेस पार्टी के मुंबई से जो है वो दावा कर रहे थे कि नॉर्थ मुंबई से इसके पहले सांसद रह चुके हैं संजय निरुपम, लिहाजा उसी सीट से लड़े। लेकिन संजय निरुपम मानने के लिए तैयार नहीं थे। गुरदास कामत 2009 में और 2014 में जिस सीट से लड़े उसी सीट से यानी कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई से लड़ना चाह रहे थे, जिसके चलते राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस के ये जो नाराज विधायक और नेता है, तमाम लोग मिलकर भी आए थे। राहुल गांधी को सारे कामकाज का जिक्र भी उन्होंने किया था कि संजय निरुपम की कार्यशैली किस तरीके से है, संजय निरुपम किस तरीके से कार्य करते हैं मुंबई में। लिहाजा जितने भी नाराज नेता थे उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात कांग्रेस अध्यक्ष के पास संजय, अब संजय निरुपम का रिएक्शन भी आ चुका है, तो एक तरफ से उनकी कुर्सी जाना, दूसरा उनको टिकट मिलना, दोनों मुद्दों पर उनका क्या कहना है ये सुना दें। सर, एक खुशखबरी की बात है और एक दुख की बात है कि आपको अध्यक्ष पद से जो है हटाया गया है और आपको टिकट जो है आपके मन मुताबिक जो सीट वहां मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा फैसला था। मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना था और कांग्रेस के खासदार बनके, सांसद बनके दिल्ली जाना था। ये मेरा एक फैसला था और मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं पूरे मुंबई का काम अब नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर फोकस करने दीजिए। तो जो फैसला हुआ है वो फैसला दोनों अर्थों में मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मुझ में भरोसा किया है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मुंबई में एक उम्मीदवारी देकर के उस भरोसे का पूरा सम्मान किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ यहां से अपने कार्यकर्ताओं, अपने साथियों के साथ चुनाव लड़के और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के लोकसभा में बतौर सांसद हम जाएंगे, कांग्रेस के सांसद के तौर पर। संजय निरुपम जो भी कहें, कांग्रेस पार्टी ने आज एक तीर से दो शिकार किए। मिलिंद देवड़ा पिछले 2 महीनों से संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे थे। बार बार संजय निरुपम के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे थे। चुनाव के मौके पर इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ संजय निरुपम इस बार अपनी सीट बदलना चाहते थे, नॉर्थ वेस्ट मुंबई से लड़ना चाहते थे। पार्टी ने संजय निरुपम को उनकी मनचाही सीट दे दी और उनकी कुर्सी मिलिंद देवड़ा को दे दी। और अब बात उन नेताओं की जो चुनावी मौसम में अपना पता ठिकाना बदल रहे हैं। आज झारखंड में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा। झारखंड में आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ आरजेडी के 2 बार विधायक रहे जनार्दन पासवान भी बीजेपी में शामिल हो गए। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने भी पार्टी से किनारा कर लिया। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने इन सबको बीजेपी की मेंबरशिप दिला दी। झारखंड में अन्नपूर्णा देवी एक बड़ा नाम है, 4 बार की विधायक हैं, झारखंड की सरकार में मिनिस्टर रह चुकी हैं। आज अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी ज्वाइन करने पर बीजेपी ने सिर्फ यह कहा कि महागठबंधन में कंफ्यूजन है, अभी तक सीट फाइनलाइज नहीं हुई, इसलिए जो भी लोग देश का हित चाहते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। आज पैरालंपियन दीपा मलिक बीजेपी में शामिल हुई। वो पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। दीपा मलिक के साथ आज आईएनएलडी के नेता और विधायक केहर सिंह रावत ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन और पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला ने दोनों को पार्टी में शामिल कराया। वैसे अभी तक बीजेपी ने हरियाणा के लिए लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस नहीं की है, इसलिए हो सकता है दीपा मलिक को भी उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि आज दीपा मलिक ने सिर्फ इतना कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज के तरीके से बहुत इंस्पायर्ड हैं, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर थी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर 92 साल के सुखराम एक बार फिर अब कांग्रेस पार्टी में है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सुखराम ने अपने पोते के साथ पार्टी ज्वाइन की। चर्चा यह है कि सुखराम के पोते आश्रय शर्मा अपने दादा की लोकसभा सीट मंडी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सुखराम के बेटे अनिल शर्मा हिमाचल की सरकार में पावर मिनिस्टर हैं और अब पिता के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अनिल शर्मा ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने से हाथ खड़े कर दिए हैं।
ऐसी खबर है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर को बता दिया है कि वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। इस बीच आज सुखराम ने कहा कि उनकी 2 महीने पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और इसी मीटिंग के बाद उनका कांग्रेस में दोबारा शामिल होना तय हो गया। राहुल जी के जब मेरे को 1.5-2 महीने पहले मिला था उनसे, तो मैं एक बार से बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने ये कहा कि आपसे हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्ते भी आपसे हैं। उससे मेरा होम कमिंग निश्चित भी हुआ, एक्सपेडाइट भी हुआ, और आज मैं उनका आशीर्वाद भी लेके आया हूं। हालांकि आज रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि सुखराम के बेटे अनिल शर्मा भी सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। We all know that Shri Anil Sharma is a minister and Ashray Sharma has the blessings of his father and Anil ji has the blessings of his father. I am certain that at an appropriate time, an appropriate call will be taken by Shri Anil Sharma on the issue that you are raising. सुखराम बहुत पुराने नेता हैं, लंबे वक्त तक कांग्रेसी रहे। पहला चुनाव 1962 में जीते थे, लेकिन टेलीकॉम घोटाले के बाद से हाशिए पर चले गए। सुखराम का नाम तब चर्चा में आया था जब उनके बेड से करीब 3 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी। पिछले इलेक्शन से पहले वीरभद्र सिंह के साथ तकरार के बाद सुखराम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया, वो चुनाव जीते, अब मंत्री हैं। लेकिन सुखराम अपने ग्रैंडसन को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए मंडी से टिकट चाहते हैं। बीजेपी हाईकमान ने इससे इनकार कर दिया तो उन्होंने कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुल मिलाकर सुखराम का एक कदम अपनी तीसरी पीढ़ी को सियासत में दाखिल कराने के लिए है। जो काम हिमाचल में सुखराम कर रहे हैं, वही काम कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कर रहे हैं। देवेगौड़ा अपनी सीट, अपनी परंपरागत सीट हासन अपने ग्रैंडसन के लिए छोड़ चुके हैं और खुद टुमकुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस है। पिछले इलेक्शन में टुमकुर सीट कांग्रेस ने जीती थी। हनुमान गौड़ा टुमकुर सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग के बाद टुमकुर सीट जेडीएस के पास आ गई है। खुद एच.डी. देवेगौड़ा ने इस सीट पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन हनुमान गौड़ा ने भी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें फॉर्म भी नहीं दिया। फॉर्म भी वो फॉर्म होता है जिससे पार्टी जिसमें कहती है कि नेता हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है। ऐसे में हनुमान गौड़ा का नामांकन अवैध घोषित करके खारिज हो जाने की पूरी संभावना है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि कल दोपहर तक हो सकता है कि कांग्रेस या देवेगौड़ा का मन बदल जाए। I have filed my nomination as a Congress candidate. But scenario is saying this is Devegoda is... No, tomorrow till 3 o'clock, anything may happen. They may reconsider the case and they may give issue B forum to me to contest as a Congress candidate. So you will be the Congress candidate? Yeah, I am confident. कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने पार्टी के बाकी उम्मीदवार से अपना नाम वापस लेने की अपील की है। परमेश्वर ने कहा कि जेडीएस को टुमकुर सीट इसी शर्त पर दी गई थी कि देवेगौड़ा इस सीट से लड़ेंगे। Now that he has decided to come and contest in Tumkur, naturally we had to support. And I made a request to Mudan Megowda, see, don't contest as a rebel candidate or a independent candidate. वैसे टुमकुर में ही नहीं बल्कि मांड्या सीट पर भी कांग्रेस और जेडीएस मुश्किल में फंस गई हैं। जेडीएस ने इस सीट पर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सीट पर कन्नड़ फिल्मों के स्टार और बाद में कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके अम्बरीश की पत्नी सुमनलता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उतर गई हैं। बीजेपी ने भी सुमनलता को सपोर्ट देने का फैसला किया। कन्नड़ फिल्मों के कई स्टार्स उनका समर्थन कर रहे हैं। अम्बरीश का 5 महीने पहले निधन हुआ। सुमलता का कहना है कि जेडीएस ने उनके पति का अपमान किया। इस दौरान यहां की जनता ने दुख से उबरने में उनकी मदद की। अब वो चुनाव में जेडीएस को अपनी ताकत दिखाएंगे। देवेगौड़ा ने आखिरी मौके पर इस सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। देवेगौड़ा हमेशा से हासन सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन 3 साल पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हासन सीट से उनके पोते पी रमन्ना इस बार चुनाव लड़ेंगे और वो चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने भी चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। पहले उन्होंने मैसूरू सीट से लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन फॉर्मर सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरामैया ने इसका विरोध किया। इसके बाद देवेगौड़ा से कहा गया कि बेंगलुरु नॉर्थ और टुमकुर में से वो कोई एक सीट चुन ले।
माना जा रहा था कि वो बेंगलुरु नॉर्थ सीट से बीजेपी कैंडिडेट और मोदी सरकार में मंत्री सदानंद गौड़ा के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन काफी दिनों तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद देवेगौड़ा ने तय किया कि वो खुद टुमकुर से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर वोकलिंगा वोटर ज्यादा है, शायद इसीलिए देवेगौड़ा ने एक सेफ सीट के तौर पर टुमकुर को चुना। आज बीजेपी के लिए परेशान करने वाली खबर आई उत्तर प्रदेश से। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी ने कल शाम तक उनकी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें नहीं दी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे और 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर देंगे। राजभर ने घोसी, अंबेडकर नगर, जौनपुर और चंदौली के साथ साथ लालगंज या मछली शहर में से एक सीट पर अपना दावा जताया है। सहयोगी दल, अपना दल, उसको सीट फाइनल कर दिया। वो अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग गए, अभी हमको लटकाए हुए। आखिर में जब आपने अपने सहयोगी दल को सीट दे दिया तो फिर हमको देने में क्या दिक्कत है? हमको अपना दल की आप बात कर रहे हैं? अपना दल की बात कर रहे हैं। उनको आपने जब सीट दे दिया तो फिर हमको क्यों नहीं? और बिहार में आपने अपने सहयोगी दलों को कर दिया, महाराष्ट्र में कर दिया, चारों तरफ करते जा रहे हैं और हमको लटकाए हुए हैं त्रिशंकु की तरह जान मारने के लिए। आपने स्पष्ट किया उनको कि आपको कुछ सीटें कितनी चाहिए? आखिर हमने उसी दिन 19 फरवरी को ही हमने लिख के दे दिया है कि ये हमारे तरफ से 5 सीटें हैं। घोसी है, लालगंज और मछली शहर में 1 सीट, दोनों सुरक्षित सीटों में से एक दे दीजिए। उसके बाद हमने लिख के दिया है अंबेडकर नगर, जौनपुर, चंदौली। ये चंदौली से तो महेंद्रनाथ पांडे जी लड़ते हैं, कैसे आपको मिल पाएगी वो सीट? कोई गारंटी है कि महेंद्रनाथ पांडे जी लड़ें? जब बिहार में केंद्रीय मंत्री को हटा करके और सीट सहयोगी दल को दी गई ना, लोजपा को, तो फिर उनको नहीं हटाया जा सकता है। कल तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं 5 सीटों की, तो क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके किसी और गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? कि ये तो तय है कि कल तक ये नहीं माने तो एक बड़ा ऐलान होगा जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत पे असर पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर कहने को तो यूपी में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पिछले 2 साल से वो लगातार विरोधी दल के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने बीजेपी को आंखें दिखाई थी, एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं देने की बात की थी, लेकिन अमित शाह से बात करने के बाद मान गए थे। इस बार भी वो कहती है तो वो सोचेंगे। मतलब ओम प्रकाश राजभर सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह भी आजकल नाराज चल रहे हैं। गिरिराज सिंह दरअसल नवादा से सांसद हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है बेगूसराय से उम्मीदवार हैं। लेकिन गिरिराज सिंह किसी भी कीमत पर बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब भी दिल्ली में है, वो बिहार नहीं गए हैं, चुनाव प्रचार तक शुरू नहीं किया है। आज इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पराशर से एक्सक्लूसिव बात करते हुए गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर दिया। कहा कि जब बिहार में किसी केंद्रीय मंत्री की सीट नहीं बदली गई तो फिर उन्हें नवादा से बेगूसराय क्यों भेजा गया? गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी सीट बदलने से पहले पार्टी ने उनसे बात तक नहीं की। सवाल ये नहीं है कि चुनाव बेगूसराय से मैं नहीं लड़ूंगा। सवाल ये है कि जिस ढंग से प्रदेश नेतृत्व ने मेरे साथ किया, उन्हें कॉन्फिडेंस में हमें लेना चाहिए था। क्या कभी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से पहले आपको बताया गया कि आपको नवादा के बजाय इस बार बेगूसराय की सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा? नहीं, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कभी नहीं बताया। अगर बता दिया गया होता तब तो मेरी कोई नाराजगी ही नहीं होती। लेकिन मैं प्रदेश नेतृत्व को यही कहा कि आज तक मैं अपने वसूलों के साथ राजनीति किया हूं। बिहार में 2 बार मैं मिनिस्टर रहा। मैंने किन्हीं चीज़ों से समझौता नहीं किया। मेरी पीड़ा प्रदेश नेतृत्व से है। एक चीज़ बहुत दिलचस्प देखने को मिल रही है कि सारे केंद्रीय मंत्रियों को उनकी सिटिंग सीट बिहार में दी गई। एलजेपी को जैसे ही पता चला कि आप नवादा से ही लड़ना चाहते हैं, एलजेपी की तरफ से बयान आ गया, ऑन रिकॉर्ड बयान आया है कि हम लोग वो सीट छोड़ने को तैयार हैं। बावजूद इसके बीजेपी उस सीट को नहीं ले रही जो आप चाह रहे थे, नवादा की सीट। ऐसा क्यों? देखिए, चिराग पासवान जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हर चीज़ों को खोल दिया। मुझे उस पर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पीड़ा इसी बात की है कि जब वो कह रहे हैं तो मुझे तो कॉन्फिडेंस में लिए होते। अभी भी प्रदेश नेतृत्व मेरे साथ केवल बताए तो कि क्यों मुझे बिना मुझसे कॉन्फिडेंस में ले हुए डिस्प्लेस किया। मैं प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नित्यानंद राय जी से
ज़्यादा आहत हूँ। अगर आपको नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो माना यह जाए कि बेगूसराय में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, स्वाभिमान के साथ मैं जब प्रदेश नेतृत्व मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब फिर मैं आगे सोच लूंगा। ये बात सही है कि गिरिराज सिंह नाराज है, ये भी सही है कि वो नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी सही है कि उनसे बिना पूछे उनकी सीट बदल दी गई। लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस सबके बाद भी गिरिराज सिंह मान जाएंगे और कुछ दिन बाद बेगूसराय में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई भी देंगे। कांग्रेस ने आज यूपी में अमरोहा से अपना कैंडिडेट बदल दिया। 2 दिन पहले कांग्रेस ने राशिद अल्वी को अमरोहा से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। राशिद अल्वी 99 से लेकर 2004 के बीच लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं। लेकिन राशिद अल्वी ने अपनी सेहत का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इस बार इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सचिन चौधरी को अमरोहा से टिकट दिया है। अमरोहा से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा है। दानिश अली कुछ दिनों पहले तक जेडीएस के महासचिव थे, उसके बाद उन्होंने जेडीएस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन की और मायावती ने उन्हें अमरोहा से टिकट दे दिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज के लिए नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन था, इसलिए आज कई बड़े नेताओं ने पर्चा भरा। 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें शामिल हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी फर्स्ट फेज में ही वोट डाले जाएंगे। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में सभी 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं, तो इन राज्यों की भी कई सीटों के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। अगर आज नामांकन दाखिल करने वाले बड़े नेताओं की बात करें तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने नागपुर से नॉमिनेशन फाइल किया। पहले पूजा की, फिर एक बड़ा रोड शो करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस गडकरी का नॉमिनेशन फाइल कराने नागपुर में इनके साथ थे। मोदी सरकार में जिन मंत्रियों के काम की विपक्ष ने भी तारीफ की, उनमें नितिन गडकरी शामिल हैं। नितिन गडकरी ने पिछली बार कांग्रेस के बड़े नेता बिलास मुत्तम्बार को करीब 3 लाख वोट से हराया था। आज गडकरी ने दावा किया कि इस बार वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। जब कांचन जी ने कहा तो निश्चित ही जीतूंगा। मेरा विश्वास है कि पिछले बार जब मैं चुनाव में लड़ा था तो वो मेरा पहला चुनाव था और 5 साल में इसमें जो कार्य मैं कर सका हूँ और जनता का जो मेरे साथ प्रेम है, आशीर्वाद है, शुभेच्छा है, वो आज फॉर्म भरते समय देखिए अभूतपूर्व लोग मेरे जनसमर्थन में आए थे। इस पूरे बातों के विश्वास से मैं लाखों वोटों से चुनाव जीतूंगा। 5 लाख वोटों की मार्जिन पक्की रहेगी। नागपुर में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद गडकरी शाम को बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली आए। इस मौके पर गडकरी के साथ नेता उनका उत्साह बढ़ाते दिखे, खासकर सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। पिछली बार वो मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से जीती थी, लेकिन खराब सेहत को देखते हुए सुषमा इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी आज यूपी की गाजियाबाद सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। पिछली बार उन्होंने इस सीट पर 5.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार फाइट कुछ तगड़ी है। सपा बसपा का अलायंस है। यह सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। समाजवादी पार्टी ने सुरेश बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वीके सिंह को अपनी जीत पर पूरा यकीन है। वीके सिंह ने कहा कि उन्होंने 5 साल में गाजियाबाद की कई ऐसी समस्याओं का समाधान किया है जिनकी मांग कई दशकों से की जा रही थी। गाजियाबाद के अंदर सबसे पहली जो ज़रूरत 2014 के अंदर मुझको बताई गई जनता की तरफ से, वो थी नेशनल हाईवे 24। 14 लेन का यूपी गेट तक बन चुका है। आगे के हिस्से पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। आशा है कि जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा ताकि यहाँ से लेकर हापुड़ तक आपको कोई समस्या ना हो। एक बहुत पुरानी 40 साल पुरानी डिमांड थी शहर के 2 हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए, विजयनगर धोबी घाट पर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए। उसके गर्डर लग चुके हैं, काम उसके ऊपर बहुत दिनों से चल रहा है। देश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा रेलवे ओवरब्रिज गाजियाबाद में बने। हेमा मालिनी ने मथुरा से नॉमिनेशन फाइल किया। मथुरा में पिछली बार हेमा मालिनी ने चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को हराया था। इस बार भी हेमा का मुकाबला आरएलडी से ही होगा, लेकिन इस बार आरएलडी ने मथुरा से नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। आरएलडी के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी और बसपा का सपोर्ट है, इसलिए इस बार मुकाबला कठिन है। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हेमा मालिनी ने मंदिर में जाकर पूजा की। इस दौरान यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। हेमा मालिनी ने कहा कि 5 साल तक उन्होंने मथुरा के विकास के लिए बहुत काम किए हैं, जो नहीं हो पाए हैं वो अगले 5 साल में करेंगे।
There are a lot of things for the youngsters. I want to have a very beautiful sports complex for them. Then some of the colleges have to be made for the girls. ये सब मैं कर नहीं सकी, इस बार ज़रूर करूँगी. गर्ल्स कॉलेज ये, और इसके अलावा फूड कोर्ट मुझे बनाना है. पूरा मथुरा में इतना नीट साफ सुथरा नज़र आए, फूड खाने के लिए भी बहुत मज़ा आए, लेकिन स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए एक ऐसा सेंटर बनाना चाहती हूँ. नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मथुरा में योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की. यहां योगी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया. हेमा मालिनी मथुरा की सांसद हैं, इसीलिए उन्होंने लोकल इश्यूज की बात की, लेकिन योगी नेशनल इश्यूज पर बोले. कहा इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है. कांग्रेस राज में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, मोदी राज में दहशतगर्द गोलियां खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं. पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया जा रहा है. वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को पलवित और पोषित करके आप सबकी सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते हैं. और हम कहते हैं कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे. आतंकवाद के उसको उसी की भाषा में जवाब भी देंगे. और आज भारत ये कर रहा है. बालाकोट की घटना भारत के सारे पराक्रम की घटना है. भाइयों बहनों, क्या पराक्रम भारत ने दिखाया. अब तक हमने आपको बीजेपी और एनडीए के नेताओं के नॉमिनेशन फाइल करने की खबरें दिखाई. ऑपोजिशन के भी कई लीडर्स ने आज नॉमिनेशन फाइल किया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला आज श्रीनगर सीट से पर्चा भरने पहुंचे. इस सीट से सिटिंग एमपी भी हैं. नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा मोदी सरकार ने किसान, गरीब, युवाओं के मुद्दे पर कुछ नहीं किया, देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी. इस सबसे ध्यान हटाने के लिए भारत, पाकिस्तान और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं. ये जो आजकल की हुकूमत दिल्ली में बैठी हुई है, ये किसी चीज को उठा रही है? बेकारी को उठा रही है, बदहाली को उठा रही है. वो तो आज जो पाकिस्तान पे हमला किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसमें वोट ले रही है कि हम ही सिर्फ मजबूत हैं, हम तो हनुमान जी आ गए और देश को बचाने के लिए बैठे हुए हैं. बालाकोट से ये समझते हैं इनको जान आ गई. ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान को गिरा सकते हैं. वहाँ अपना ही जहाज गिरा दिया. सर साहब, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अब भारतीय फौज को इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों के लिए? किया जा रहा है, दबा के किया जा रहा है. मैं उम्मीद करूँगा कि लोग इसको समझेंगे, पहचानेंगे कि उनके पास बक्स में और कुछ नहीं है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज नैनीताल सीट से पर्चा भरा. हरीश रावत इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. नैनीताल लोकसभा सीट में उनका मुकाबला बीजेपी के अजय भट्ट से होगा. वैसे इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स नए हैं. नैनीताल सीट पर पिछली बार बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी जीते थे, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से इस बार कोश्यारी की बजाय अजय भट्ट को टिकट मिला है. नैनीताल सीट पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन हरीश रावत भी उत्तराखंड के बड़े और पुराने नेताओं में से एक है. हरीश रावत के मैदान में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है. हरीश रावत ने भरोसा जताया कि इस बार उत्तराखंड के नतीजे पिछली बार से अलग होंगे. 2014 में उत्तराखंड की सारी पांचों की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी. और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जेएनयू में वाइस चांसलर के घर पर कुछ छात्रों ने पथराव किया है. जेएनयू के वाइस चांसलर ने सबसे कुछ देर पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने उनके घर को घेर लिया है. जेएनयू के वाइस चांसलर के मुताबिक उनकी पत्नी को छात्रों ने घर में बंद कर दिया. दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ छात्रों ने वीसी के घर में घुसने की कोशिश की, जिन्हें सिक्योरिटी स्टाफ ने रोका. इसके बाद वहां हंगामा हुआ. फिलहाल हालात नियंत्रण में, लेकिन इस पूरी वारदात की जानकारी ट्वीट करके खुद वाइस चांसलर दे रहे हैं जेएनयू के, और कह रहे हैं कि छात्रों ने उनके घर को घेर रखा. तस्वीरें देखिए, काफी हंगामा मचा हुआ. छात्र हैं जो वाइस चांसलर के घर के अंदर, आप देखें, गेट फांद कर जाना चाह रहे हैं. सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहां पर, किसी तरह उन्होंने इन्हें रोका हुआ है. फिर आपको बता दें, जेएनयू में वाइस चांसलर जगदीश कुमार के घर पर कुछ स्टूडेंट्स ने पथराव किया और वाइस चांसलर ने खुद ट्वीट करके ये बताया है. उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने उनके घर को घेर लिया है और उनकी पत्नी को घर में ही बंद कर दिया. पता यह लगा है कि जिस वक्त स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर के घर को घेरा, उस वक्त वो खुद घर में नहीं थे. उनकी वाइफ को स्टूडेंट्स ने घर में कैद कर दिया. वाइस चांसलर ने ट्वीट में लिखा है कि उनकी पत्नी बहुत डरी हुई है, क्योंकि घर के बाहर ये छात्र जो हैं
इनकी हिंसक भीड़ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त कुमार सोनू हमारे संवाददाता जुड़ गए। कुमार, क्या हालात है वहां पर, क्यों ये हंगामा बरपा है? देखिए, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जेएनयू के छात्र थे और काफी तादाद में ये छात्र थे और कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो इन्होंने वीसी के पहले तो ऑफिस का रुख किया, उसके बाद उनके रेजिडेंस का रुख किया जो कि जेएनयू कैंपस में ही है, और उसके बाद अंदर जबरन घुसने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो फिर जो उनका घर है उसमें तोड़फोड़ की गई। जेएनयू के जो वीसी हैं उस वक्त वो अपने घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी अकेली उस वक्त घर पे थी और जेएनयू के वीसी ने ट्वीट भी किया कि वो उस दौरान जब ये प्रदर्शनकारी अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पत्नी डर गई, सहम गई। फिलहाल इस वक्त हालात काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जेएनयू के छात्र हैं उनमें रोष है वीसी को लेकर, और उसी रोष का नतीजा जो है ये सबके सामने आया है। जी, शुक्रिया आपका। आज की बात में इतना ही। अब पंकज भार्गव के साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बेहद स्पेशल